जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लहासा की ओर। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के लेखक राहुल साकृत्यायन का जीवन परिचय मैं अपने पहले के वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ तथा इस पाठ के 3 खंड का व्याख्या भी बता चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में पहले में खंड में बताया गया, जो मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से आपको बता दूँ कि लेखक और सुमति ने एक साथ यात्रा की नेपाल से तिब्बत जाने की। तब कलिंगपोन का रास्ता नहीं खिला था, तो वही मुख्य रास्ता था जिस रास्ते से वो लोग यात्रा कर रहे थे। वहाँ से नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें तिब्बत जाती थी। वह एक व्यापारिक ही नहीं, फौजी रास्ता भी था, यानी सैनिक रास्ता भी था। वहाँ पे कई जगह फौजी किले और चौकियाँ बने हुए थे। चीनी पलटन भी वहाँ रहा करती थी, लेकिन अभी बहुत से मकान वहाँ के गिर चुके थे और वहाँ कुछ भाग में किसान रहा करते थे और कुछ ऐसे ही खाली दिखाई पड़ते थे। एक प्रत्यक्ष चीनी किला था जहाँ पे लेखक ठहरा हुआ था चाय पीने के लिए। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ तकलीफ़ें थी तो कुछ आराम की बात थी। वहाँ छुआछूत भेदभाव नहीं थे। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। भिखमंगों को लोग डर के मारे घर के अंदर नहीं जाने देते हैं कि कहीं वो चोरी ना कर दें। बाकी अगर आप बिल्कुल भी अपरिचित है तो भी आप घर के अंदर जा सकते हैं, घर की सास बहू से चाय बनवा सकते हैं। ठीक है। और फिर जो है सुमति और लेखक जो है वो आगे चलते हैं। वो भिखमंगे के वेश में गए हुए हैं। पहले लेखक वो भद्र वेश में, अच्छे वेशभूषा में वहाँ गया था, लेकिन उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। लेकिन सुमति के पहचान के लोगों की वजह से उसे जो है भिखमंगे के वेश में रहने पर भी अच्छी जगह रहने को मिली थी। सबसे बिकट जो था डाड़ा थोंगला पार करना था, और वो यही सबसे ख़तरनाक जगह होती, क्योंकि यह बहुत 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थी और यहाँ पे कोई गांव नहीं था। ठीक है। डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह थी और इसलिए यहाँ पे लोगों को अपनी जान का भय रहता था। लेकिन लेखक और सुमत जहाँ कहीं ऐसे लोगों को देखते थे, वहाँ वो जो है अपनी जीभ निकाल लेते थे, टोपी उतार लेते थे और कुछ 1 पैसा कह के भीख मांगते थे। ठीक है, ताकि उन्हें कोई मार ना सके। और इस तरीके से वो जो है पहाड़ की चढ़ाई कर लिए और फिर लंगकोर के लिए उन्होंने 2 घोड़े लिए और उस पर सामान रख के आगे चले। अब लेखक जो है समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर खड़ा हुआ था। ठीक है। और वहाँ पे बहुत जो दक्षिण से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के श्वेत शिखर चले गए थे। वहाँ की जो सुंदरता थी बहुत ही अच्छी थी। बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना कहीं किसी तरह की हरियाली थी। बिल्कुल साफ पहाड़ दिखते थे, कुछ जगह जो है बर्फ़ वाले चोटियाँ भी दिखते थे। ठीक है। उतराई के समय लेखक का घोड़ा बहुत थक गया था, वह बहुत धीरे चल रहा था। और लेखक जो है वहाँ रास्ता भी भटक गया था, इसलिए लेखक जो है अपने दोस्तों से पीछे रह गया था। और जब लेखक अपने दोस्तों से पीछे रह गया था तो उस समय जो है सुमति जो है उसके इंतज़ार में कई टोकरी कंडे फूंक डाले थे और कई बार चाय गर्म करके पिया था, तो वो बहुत गुस्से में था। लेकिन लेखक की बात सुनकर कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मित्र देख नहीं रहे मुझे कैसा घोड़ा मिला है, यह सुनकर उसका गुस्सा शांत भी हो जाता है। लंगकोर में उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिली थी और यहाँ पे उन सुमति के अच्छे यजमान थे। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे उन्हें पहले चाय और सत्तू खाने को मिला था और रात में गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला था। ठीक है। थुक्पा आपको मैंने पहले ही बताया है कि थुक्पा की जो मीनिंग होती है, थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है। ये कैसे बनाया जाता है? ये सत्तू, चावल, मूली, मांस, हड्डी डाल के लेई की तरह पतला सा बनाया जाता है। ठीक है। जैसे खिचड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो उसमें गोभी, मटर, आलू ये सब डाल के बनता है, वैसे वहाँ चावल और सत्तू और मूली, हाँ, मांस, हड्डी डाल के पतला सा लेई की तरह बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है, जिसे थुक्पा नाम दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेखक कह रहा, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें एक दूर
एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। ठीक है, लेखक कह रहा अब हम तिंगली के विशाल मैदान में थे, यानी तिंगरी का बहुत बड़ा मैदान था, उसमें हम पहुंच गए थे, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा प्रतीत होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। ऐसी जगह पे लेकर पहुंच गया था। और उस पहाड़ी का क्या नाम था? उस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी वहाँ पे सुमित के बहुत ज़्यादा यजमान थे। ठीक है, कपड़े की पतली पतली चिरी, चिरी का अर्थ क्या होता है? तो चिरी का अर्थ होता है फाड़ी हुई। ठीक है, चिरी का अर्थ होता है फाड़ी हुई, यानी कपड़े की पतली पतली फाड़ी हुई बत्तियों के गंडे। गंडे होता है मंत्र पर पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। गंडे का अर्थ है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा जो था वो ख़त्म नहीं हो सकता था, क्योंकि बोध गया से लाए गए अगर कपड़े ख़त्म होने पर आ जाते थे तो भी किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक सुमत जो थे वो अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। तो लेखक ने सोचा कि अगर सुमत अपने यजमानों के पास जाएगा तो हफ्ता भर वहीं लगा देगा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँचकर रुपए दे दूँगा। सुमत ने स्वीकार किया। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। ठीक है, सुमत अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तो लेखक सोचा अगर वो वहाँ जाएगा तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा और तब तक मैं क्या करूँगा। तो मैंने उससे कहा, मतलब लेखक ने सुमत से कहा कि जिस गांव में रुकना हो, ठहरना हो यानी रुकना हो, उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँचकर रुपया दे दूँगा। यानी जो सुमत था वो जब गंडे बांटता था तो उसके यजमान उसे पैसे देते थे। ठीक है, और जब वो और गांव में गंडे नहीं बांटता तो पैसे नहीं पाता। तो लेखक ने उससे कहा था कि जब लहासा पहुंचेगा तो उसके लिए उसे रुपया दे देगा। सुमत ने इसको स्वीकार भी कर लिया। दूसरे दिन हमने भारिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। भारिया का अर्थ होता है भारवाहक, जो सामान को उठा के चले, जिसको हम कुली भी कहते हैं। ठीक है, तो भरिया, हम जो पहाड़ी कुली होते हैं उनको हम भरिया कहते हैं, भारवाहक कहते हैं। तो दूसरे दिन उन लोगों ने भारवाहक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लो तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। लेखक कह रहा अगर हम लोग सवेरे चल देते सुबह के समय ही तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस समय धूप नहीं होती। लेकिन अब 10-11 बजे वो लोग चल रहे थे, तो 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था, और उस समय की धूप बहुत तेज़ थी, बहुत कड़ी धूप मालूम होती थी। ठीक है, बहुत तेज़ लग रहा था। थोड़े से भी कपड़े से अगर अपने सर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती। अगर वो अपने सर को थोड़े से कपड़े से, मोटे कपड़े से ढक लेते हैं तो गर्मी नहीं लगती। लेकिन अब 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। लेकिन इस समय 2 बज रहा था और जिस तरफ सूरज था उसी तरफ उनको मुँह करके चलना पड़ रहा था, जिससे उनका ललाट का अर्थ होता माथा, उनका जो माथा था वो धूप से जल रहा था, और पीछे का जो कंधा था वो बर्फ़ हो रहा था, क्योंकि उस तरफ सूरज की किरणें नहीं पड़ रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। लेकर कह रहा है कि फिर हम लोग अपनी पीठ पर अपने सामान लादे, डंडा हाथ में ले लिया और चल पड़ा। यद्यपि सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। लेखक कह रहा कि जो है सुमत के ये परिचित के लोग तिंगरी में थे,
लेकिन एक और यजमान से वह मिलना चाहता था, इसलिए आदमी से मिलने का बहाना करके वो शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब यहाँ पे तिब्बत की ज़मीन का वर्णन किया जा रहा है। लेखक कह रहे तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों में का बहुत हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेकार मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष के थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, लेखक कह रहा कि जो है तिब्बत की जो ज़मीनें थी वह छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में था। खेती का प्रबंध करने के लिए जो भिक्षु भेजा गया था, ठीक है, नमसे यानी भिक्षु होता है, जो भिक्षु भेजा जाता है वह जो है राजा से कम नहीं होता। शेखर बिहार की जो खेती के मुखिया भिक्षु थे, भिक्षु यानी नमसे थे, वह बड़े ही भद्र पुरुष थे। वे बड़े प्रेम से इन लोगों से मिले थे। ठीक है, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। मेरा आसन भी यहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर उन्हें अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक कह रहा है कि वहाँ पे एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन की हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखित 103 पोथियाँ थी। ठीक है, और मोटे कागज़ पर लिखी एक एक पोथी जो थी वो 15 शेर से कम की ना होगी। उसे पढ़ने के लिए लेखक वहीं पे अपना आसन लगा लिया, यानी वहीं पर बैठ गया। सुमति जो था वो अपने यजमानों के पास गया उनसे मिलने के लिए। ठीक है, और उसी दिन दोपहर बाद वह लौट आया। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी लेखक अब पोथियों के अध्ययन में खोए हुए हैं, यानी पुस्तकों को पढ़ने में खोए हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए लेखक ने कह दिया था। लेखक समझाता 2-3 दिन लगा था, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर में लौट आया था। अगले दिन वे लोग जो है अपना अपना सामान पीठ पर उठाए थे और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।